अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग। आज हम चैप्टर नंबर 2 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 आपके पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बारे में हमने इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करना है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन की बेसिक चीज़ें क्या हैं, वो सब आप 9 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। आपके पास हाइड्रोजन क्या है, इसको लेबॉर्ट्री में किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, इसकी प्रॉपर्टीज़, इसके यूजेस क्या हैं, ये सब आपने सेकेंडरी लेवल में 9 क्लास से ऑनवर्ड पढ़ा हुआ है। और वैसे भी हाइड्रोजन एक आपका बेसिक एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला एलिमेंट ही हाइड्रोजन है। तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता है। यहाँ पर हम इसकी डिटेल स्टडी को कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पर हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, दैट इज़ पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की जगह कहाँ पर है और वो किस तरीके से डिसाइड हुई, हम इसके ऊपर आज डिटेल में स्टडी करते हैं। अब हमें ये तो पता है, क्योंकि चैप्टर 1 हम पूरा पढ़ चुके हैं सेकेंड ईयर का, हमें ये पता है कि एलिमेंट्स जितने भी पीरियोडिक टेबल में हैं ये सारे अरेंज हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और आपके पास उनकी प्रॉपर्टीज सब की ऑलमोस्ट सेम है अलोंग द ग्रुप। तो अगर हम एक ग्रुप के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो उन तमाम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर हैं और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सिमिलर होती है। लेकिन हाइड्रोजन आपके पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और प्रॉपर्टीज दोनों पार्शली रिजेंबल हो रही हैं ग्रुप 1A के एलिमेंट से, ग्रुप 4A और ग्रुप 7A के एलिमेंट से। 1A के एलिमेंट्स आपको पता है एल्कली मेटल्स हैं, 4A आपके पास कार्बन फैमिली है और 7A आपके हैलोजन्स हैं। तो इन तीन ग्रुप्स के साथ एक हाइड्रोजन रिजेंबल कर रहा है प्रॉपर्टीज वाइज भी और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से भी। लेकिन मसला ये है कि ये कम्प्लीटली रिजेंबल नहीं करता इन तीनों ग्रुप के एलिमेंट से। तो इसको हम फर्दर डिस्कस करें डिटेल में कि ऐसा क्यों है। तो अब हम हाइड्रोजन को रिजेंबल करते हैं पहले अल्कली मेटल्स के साथ। अल्कली मेटल्स में आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि तमाम के तमाम एलिमेंट्स अपने s ऑर्बिटल में फिल होंगे। जो उनका वैलेंस शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल, उसमें उनका जो लास्ट एक इलेक्ट्रॉन है वो वहाँ जाके फिल होता है। इसी तरीके से हाइड्रोजन में भी ऐसा ही सेम है। हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो s ऑर्बिटल में ही जाके फिल होता है। लेकिन हाइड्रोजन में और भी बहुत सारी चीज़ें डिफ़र करती हैं, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आपके पास ये गैस है और अल्कली मेटल्स आपके पास जितने भी हैं वो सारे के सारे आपके मेटल्स हैं। और इसी तरीके से ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे गैस तो है ही और ये नॉन मेटल भी है, हालांकि वो सारे मेटल्स हैं। इसके अलावा जो हाइड्रोजन है ये अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो इसके वैलेंस शेल में ये लूज़ नहीं करता बाकी अल्कली मेटल्स की तरह, और आपको H पॉजिटिव आयन बना के आराम से नहीं देता। इसकी पूरी कोशिश होती है या तो वो अपना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ वो शेयर पेयर बना ले, या उसकी पूरी कोशिश होती है हाइड्रोजन की कि वो एक इलेक्ट्रॉन ले ले किसी से, बजाय अपना एक इलेक्ट्रॉन दे के पॉजिटिव आयन बनाने का। जबकि जो आपके अल्कली मेटल्स है जैसे कि सोडियम, इन तमाम एलिमेंट्स की ये प्रॉपर्टी है कि अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो उनके वैलेंस शेल में है वो निकाल देंगे, हाइड्रोजन को दें या किसी को भी दें, वो आपके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। अब हाइड्रोजन ऐसा क्यों नहीं करता? क्योंकि हाइड्रोजन स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है बाय पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं है। तो ज़ाहिर है जो प्रोटॉन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से उसको अट्रैक्ट किया हुआ है इलेक्ट्रॉन को। और क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखता है, इस वजह से ये आराम से इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देता। इस वजह से ये आपके जो कंपाउंड है ये नॉन मेटल्स के साथ मिलके डिफरेंट कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है। जैसे कि आपके पास हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl वगैरह, ये सब आपके पास कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, ये कंप्लीट ट्रांसफर आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते। अब जब ये हाइड्रोजन HF या HCl के साथ मिलके एक्वस सॉल्यूशन में इसको अगर हम डिसॉल्व करें तो आयनाइज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन कैटाइन यानी कि H पॉजिटिव आयन। और ये जो H पॉजिटिव आयन है बेसिकली आपको पता है ये प्रोटॉन ही होता है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पीछे से एक प्रोटॉन रह गया। अनलाइक सोडियम, आपके पास ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है सोडियम, लेकिन हाइड्रोजन फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता एक्सेप्ट इन H3O पॉजिटिव आयन, जिसको आप हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं। तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज थोड़ी सी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स। कंप्लीटली रिजेंबल नहीं करता, कहीं जगह पर ये फ्री स्टेट में भी है, कहीं जगह पर ये फ्री स्टेट में नहीं है, ज़्यादातर जगह पे नहीं है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कंप्लीटली रिजेंबल नहीं करता आपके ग्रुप 1A के एलिमेंट्स के साथ। तो अब हमने 1A के साथ तो डिस्कस कर लिया कि सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ क्या हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कार्बन फैमिली यानी ग्रुप 4A के एलिमेंट्स के साथ। तो ये कार्बन फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस करता है। जैसे कि इसका जो वैलेंस शेल है हाइड्रोजन का
ये हाफ फिल्ड है, और आपके पास जो कार्बन फैमिली के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर देखें तो आपके वैलेंस शेल में हाफ इलेक्ट्रॉन फिल्ड है। इसके अलावा कुछ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ जैसे कि आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज़, ये सारी आपकी प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोजन की सिमिलर हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बन फैमिली। अब आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पता होना चाहिए। आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आपको किसी भी एटम को चाहिए टू बिकम एन आयन, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कोई भी एटम अपने अंदर से रिलीज करता है टू गेन अ इलेक्ट्रॉन या टू बिकम अ नेगेटिव आयन। अब ये तो थी सिमिलैरिटीज़। डिससिमिलैरिटीज़ पे बात करते हैं। हाइड्रोजन जो है बहुत सारी चीज़ों में डिफ़र कर रहा है कार्बन फैमिली के मुकाबिल, जैसे कि ये आपका गैस है फिर से, लेकिन कार्बन फैमिली में कोई भी गैस नहीं है। ये आपके पास मोनोवैलेंसी शो करता है, यानी इसके पास जो वैलेंसी है दैट इज़ +-1। इसका जो वैलेंस शेल है इट कंसिस्ट ऑफ s ऑर्बिटल। हालांकि आपके पास जो कार्बन फैमिली है ये सारे के सारे सॉलिड्स तो हैं, इनके पास टेट्रा वैलेंसी यानी कि इनकी जो वैलेंसी है दैट इज़ +-4, और इनके पास जो शेल है, इनका जो ऑर्बिट है दैट इज़ SnP ऑर्बिटल। तो ये कुछ चीज़ें थीं जो आपके पास सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ शो कर रही थी हाइड्रोजन और कार्बन फैमिली के दरमियान। अब तीसरी ये चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि हाइड्रोजन और आपके पास ग्रुप 7a के एलिमेंट्स हैलोजेंस के साथ। तो हाइड्रोजन और हैलोजेंस बहुत सारे रिजेम्बलेंस शो करते हैं, जैसे कि ये आपका हाइड्रोजन गैस है, नॉन मेटल है, और आपके हैलोजेंस भी ज़्यादा गैसेज हैं और नॉन मेटल्स हैं। ये हाइड्रोजन नॉन मेटल होने की वजह से आपके पास ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, गेन करता है फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, जैसे कि सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, एंड सो ऑन। तो आपके पास ये जिस तरीके से सोडियम हाइड्राइड बनाता है उसी तरीके से हैलोजेंस भी सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, क्योंकि क्लोरीन एक हैलोजन फैमिली से बिलोंग कर रहा है। ये आपके सारे गैसेस हैं, चाहे आप उसकी बात करें क्लोरीन या फ्लोरीन, जितने भी आपके हैलोजेंस हैं या हाइड्रोजन की, और इनकी कोशिश ये होती है डायटॉमिक मॉलिक्यूल बना लें फ़ौरन से। आपके कभी भी ये एटॉमिक स्टेट में नहीं मिलेंगे। हमेशा हाइड्रोजन की कोशिश होती है कि वो डायटॉमिक फॉर्म में हो, H2 मॉलिक्यूल हो। इसी तरीके से जितने भी हैलोजेंस हैं ये कोशिश करते हैं सिमिलर एटम के साथ मिलके एक मॉलिक्यूल बना लें। अब ये तो सारी सिमिलैरिटीज़ थी। डिससिमिलैरिटीज़ पे बात करते हैं। हैलोजेंस जैसे कि क्लोरीन की एग्जांपल लें तो आपके पास जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नेगेटिव आयन, ये आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता वाटर के अंदर। इट इज़ इनकैपेबल ऑफ एग्जिस्टेंस इन वाटर। वजह उसकी ये है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फ़ौरन से बन जाता है, इमीडिएटली रिएक्ट करता है, और इसके अंदर कोई स्टेबलाइजेशन नहीं है। वजह उसकी है सॉल्वेशन। सॉल्वेशन कहते हैं आपके पास सॉल्वेंट की वो एबिलिटी टू रिएक्ट विद सॉल्यूट। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के पास ये स्टेबलाइजेशन नहीं होती, जिस वजह से ये फ़ौरन से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाता है और वाटर के अंदर फिर ये रिएक्ट नहीं कर सकता, एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और दूसरी प्रॉपर्टी है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाइड्रोजन की बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू हैलोजेंस। हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन की बहुत ज़्यादा कम होती है। अब ये सारी बातें जो हमने डिस्कस की, इन तमाम बातों को देखते हुए आपके पास कुछ फैक्ट्स यहाँ पर निकाले गए, जैसे कि हाइड्रोजन कंप्लीटली रिजेंबल नहीं करता इन तीनों में से, चाहे वो ग्रुप 1a के एलिमेंट्स हों, ग्रुप 4a के हों या ग्रुप 7a के हों। तो कुछ किताबों में ऑथर्स अपनी मर्जी से हाइड्रोजन को ग्रुप 1a के साथ लिख देते हैं, कुछ जगह पर आपके ग्रुप 7a के टॉप पे हाइड्रोजन को प्लेस कर दिया जाता है। अभी तक भी आपके पास हाइड्रोजन की एग्जैक्ट पोजीशन अनडिसाइडेड है, लेकिन हमने इसको जर्नली एक्सेप्ट कर लिया। ज़्यादातर जगहों पर हम या तो इसको बिल्कुल टॉप पे अलग से लिखते हैं, या हम इसको ग्रुप 1a के एलिमेंट्स के टॉप पे लिख देते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन का डिफरेंट बिहेवियर है, ये सिर्फ और सिर्फ उसके सिंपलेस्ट एटम के होने की वजह से। उसके पास एक सिंगल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जिसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है, और उसके पास आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो इस सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर की वजह से आपके पास हाइड्रोजन इतना डिफरेंट बिहेवियर शो करता है इस तमाम एलिमेंट से। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। अब इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन आपके पास बहुत सारी किताब में डिस्कस की हैं, वन बाय वन हम उनको डिस्कस करते हैं। जर्नली हमारी इंडस्ट्रीज में हाइड्रोजन मैन्युफैक्चर की जाता है फ्रॉम वाटर, नेचुरल गैस या अमोनिया। अब यहाँ पे जो मेथड्स हम डिस्कस कर रहे हैं इट इज़ इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहले हमारे पास जो मेथड है दैट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर आपको पता है किस तरीके से आपका फिनोमेना होता है। जब भी आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं थ्रू वाटर, अब अगर आपका वाटर प्योर वाटर है तो आपको उसके अंदर थोड़ा सा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ता है। इलेक्ट्रोलाइट में आपका एसिड, बेस या सॉल्ट कुछ भी हो सकता है।
जब आप अपने पानी के अंदर थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं स्मॉल क्वांटिटी में, तो आपका वाटर डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन आपका कलेक्ट होता है कैथोड पे, ऑक्सीजन गैस आपकी कलेक्ट होती है एनोड पे एज अ बाई प्रोडक्ट। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने पे रिएक्शन होता है वो कुछ इस तरीके से। अब जो यहाँ से आपको गैस मिलती है इट इज़ इन द प्योरेस्ट फॉर्म। तो आपके पास ये जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, ये सिर्फ उन जगहों पर यूज़ होता है, वहाँ पर आप इस गैस की प्रोडक्शन करते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चीपली अवेलेबल हो। तो आपके पास अगर किसी मुल्क में इलेक्ट्रिसिटी बहुत सस्ती है तो वहाँ पर वो मुल्क ये प्रोसेस इस्तेमाल कर सकता है। अदरवाइज आपके पास और भी मेथड्स हैं हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के। अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, दैट इज स्टीम एंड हाइड्रोकार्बन प्रोसेस। इस मेथड में अब आप अगर अपनी स्टीम और नेचुरल गैस के मिक्सचर को पास करवाते हैं ओवर निकल कैटलिस्ट एट 900 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपके पास क्योंकि ये मिक्सचर ऑफ वाटर यानी कि स्टीम और नेचुरल गैस में ज़्यादातर क्वांटिटी आपके पास मीथेन की होती है, तो नेचुरल गैस में ऑलमोस्ट 94.6% मीथेन होता है आपके पास। जब ये रिएक्ट करेंगे आपस में विद गिवन कंडीशन, तो आपको एक मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलेगा जिसको आप वाटर गैस के नाम से पढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें हाइड्रोजन मिल तो गया लेकिन इसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिल रही है। ये पूरे गैस का मिक्सचर कहलाता है वाटर गैस। इसको अगले मेथड के बाद मैं डिस्कस करता हूँ किस तरीके से हम हाइड्रोजन को सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट मेथड है आपका बाय द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन कोल। तो जब भी आप अपने कोयले के ऊपर रेड हॉट कोक आपका अगर बन गया, आपने कोयला जलाया और इतना उसको गर्म किया कि वो रेड कलर का हो गया, बहुत गर्म था, तो उस पर आप स्टीम पास करवाते हैं एट अबाउट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपके पास फिर वही मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलता है जिसको आप वाटर गैस कहते हैं। तो आपके पास यहाँ पर वाटर गैस जो आई इसमें से हाइड्रोजन निकालने के दो मेथड हैं, एक बाय हीटिंग दूसरा बाय कूलिंग। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पर जो ऑब्टेन हुआ है इट इज़ नॉट इन द फ्री स्टेट, ये आपके कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिक्स हुआ हुआ है। तो इसको रिमूव करने का तरीका कुछ इस तरीके से कि आप अपने वाटर गैस को हीट करवाते हैं। हीट करवाने के लिए आप अपनी स्टीम की मदद लेते हैं, स्टीम से पास करवाते हैं इस गैस को एट अबाउट 500 डिग्री सेंटीग्रेड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब वो आयरन ऑक्साइड या कोबाल्ट ऑक्साइड कोई भी हो सकता है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड कन्वर्ट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड को अब रिमूव करवाना इंतहाई आसान है। आप इसको वाटर के साथ डिसॉल्व करवाते हैं अंडर हाई प्रेशर, तो आपकी जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है ये सारी वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती है और पीछे आपके पास हाइड्रोजन गैस फ्री हो जाती है। तो ये सिंपल सा मेथड था आपका जिसमें आप हाइड्रोजन को सेपरेट कर रहे थे बाय हीटिंग। दूसरा मेथड आपका है बाय कूलिंग। आप अपनी कार्बन मोनोऑक्साइड को रिमूव करवाते हैं बाय कूलिंग दिस वाटर गैस एट अबाउट -200 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस टेम्परेचर पे आपकी जितनी भी कार्बन मोनोऑक्साइड है ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है इनटू लिक्विड स्टेट, और ये टेम्परेचर आप अचीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ लिक्विड एयर। अब आपके पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो सारी की सारी लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, वो आप हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ ट्रेसेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फिर भी रह जाती है हाइड्रोजन के साथ। तो आप एक अलग चैम्बर में इसको भेजते हैं जहाँ पर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसको रिएक्ट करवाते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये रिएक्ट करेगा तो आपके पास यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड के ट्रेसेस सोडियम फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ से आपको जो हाइड्रोजन गैस मिलेगी इट विल बी इन द फ्री स्टेट एंड इन द ऑलमोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म। तो जितने भी आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड थी वो यहाँ पर आपके पास लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुई, और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने के बाद जो ट्रेसेस रह गए थे, बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स रह गए थे कार्बन मोनोऑक्साइड के, तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड ने अपने अंदर एब्जॉर्ब करवा लिए और आपको सोडियम फॉर्मेट की फॉर्म में वो चीज़ प्रोवाइड कर दी। इस तरीके से आपके पास यहाँ पर प्योर हाइड्रोजन गैस मिल गई। तो जब भी हमारे पास वाटर गैस आती है तो हम इन दोनों में से कोई एक मेथड अचीव करते हैं और वहाँ से आपको हाइड्रोजन गैस मिल जाती है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ, स्टीम मिथनॉल प्रोसेस। इस प्रोसेस में आप अपने मिथनॉल और वाटर को लेते हैं, इसको टेम्परेचर देते हैं एट अबाउट 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ये आपके पास वाटर स्टीम में और मिथनॉल वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे मिक्सचर ऑफ स्टीम एंड वेपर मिथनॉल को आप हीट करवाते हैं 250 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो आपके पास यहाँ पर मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाना आसान है। आप कार्बन डाइऑक्साइड को सिंपली वाटर के साथ डिसॉल्व करवाते हैं अंडर हाई प्रेशर, जहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो जाती है और आपको पीछे हाइड्रोजन गैस फ्री में मिल जाती है। तो इस मेथड से आपको फ्री हाइड्रोजन गैस मिल गई और आपके पास यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को हमने एब्जॉर्ब करवा लिया।
नेक्स्ट मेथड आपका है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में आप क्या करते हैं, आप अपने मीथेन जो कि नेचुरल गैस से आप ऑब्टेन करते हैं, इसको इन द एब्सेंस ऑफ एयर या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करते हैं एट अबाउट 700 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपके पास ये मीथेन ब्रेक हो जाती है कार्बन और हाइड्रोजन गैस के अंदर। अब यहाँ पर जो आपके पास कार्बन ऑब्टेन आया हमारे पास मिला, इसको हम कहते हैं कार्बन ब्लैक। ये आपका एज अ बाय प्रोडक्ट यूज होता है इन रबर इंडस्ट्रीज, खास तौर पे आपके पास फिलर्स फॉर टायर्स, जो आपके टायर के अंदर हम फिलर्स वगैरह डालते हैं। इसके अलावा ये बहुत सारे पिगमेंट्स के लिए यूज़ होता है, जैसे कि इंक, प्लास्टिक, पेंट, टाइपराइटिंग, कार्बन पेपर एक्सेट्रा एंड सो ऑन। तो इस कार्बन ब्लैक के यूजेस हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन यानी कि मीथेन से हमें हाइड्रोजन भी मिल जाता है। तो ये आपके पास था टॉपिक। अब इसके बाद चलते हैं लास्ट अपने मेथड की तरफ, लास्ट प्रिपरेशन की तरफ, दैट इज़ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। अब जिस तरीके से पिछला मेथड हमने डिस्कस किया थर्मल डिकम्पोजिशन का, उसी तरीके से यहाँ पे आप अमोनिया की थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। इसके अंदर आप क्या करते हैं, अपने वेपर्स ऑफ अमोनिया लेते हैं। आपका जो लिक्विड अमोनिया है सिलेंडर से आपने लिया, उसको वेपराइज किया और आपके पास टेम्परेचर उस वक्त 1000 डिग्री सेंटीग्रेड था, पास आपने करवाया ओवर एक्टिव कैटलिस्ट। बहुत सारे कैटलिस्ट यहाँ पर यूज़ होते हैं। तो आपके पास ये अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस में। अब ये जो आपके पास मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस है, इसको फिर आप ठंडा करते हैं -196 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो आपकी जो नाइट्रोजन है दैट विल बिकम लिक्विड और आपको फ्री हाइड्रोजन गैस मिल जाती है। तो ये आपका पूरा टॉपिक था इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ अटोमिक हाइड्रोजन। अटोमिक हाइड्रोजन को आपने बचपन में नेसेंट हाइड्रोजन के नाम से ही पढ़ा था। अटोमिक हाइड्रोजन आपके पास क्या है, इसकी डिटेल में हम बात करते हैं। आपका जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है, इट एग्जिस्ट इन डायटोमिक मॉलिक्यूलर स्टेट, इस वजह से इसको मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन भी कहा जाता है। अब ये जो दो एटम्स आपके हाइड्रोजन के मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो ये बेसिकली आपके पास एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके बना रहे हैं। और आपने पढ़ा है ऐसे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ जो बॉन्डिंग होती है दैट इज कोवलेंट बॉन्डिंग। अब इनकी जो बॉन्ड एनर्जी है, यानी कि जो एनर्जी इनको रिक्वायरमेंट थी अपने बॉन्ड बनाने के लिए, दैट इज 104 किलो कैलोरीज पर मोल। तो एक मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाने के लिए आपको 104 किलो कैलोरीज देनी पड़ती। अब ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर वेरी स्टेबल और ये डिसोसिएट वैसे तो नहीं होते, अंडर एक्सट्रीम कंडीशन ही ये सिर्फ डिसोसिएट होते हैं इनटू देयर एटॉमिक स्टेट। अब जो आपका रिएक्टेंट अगर मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ हाइड्रोजन और प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन करना है एज अ एटॉमिक स्टेट, तो वो जो डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन आपके पास होगी, तो उसमें आपको रिजल्ट में जो एटॉमिक स्टेट ऑफ हाइड्रोजन मिलेगा उसको आप कहते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन या नेसेंट हाइड्रोजन। अब ये आपके जो एटॉमिक हाइड्रोजन है, इसकी जो लाइफ है बहुत शॉर्ट होती है। ये बहुत ही जल्दी दूसरे हाइड्रोजन या किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलके फ़ौरन से एक मॉलिक्यूल बना लेता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा एक्टिव फॉर्म में होता है, ये फ़ौरन से किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलके रिएक्शन करेगा। अब ये एटॉमिक हाइड्रोजन किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, इस पर बात करते हैं। एटॉमिक हाइड्रोजन आपके पास थर्मली डिकम्पोजिशन से भी प्रिपेयर किया जा सकता है या इलेक्ट्रिकल डिसोसिएशन से भी प्रिपेयर किया जा सकता है, यानी कि आप उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दें या आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा वोल्टेज का दें। आपके पास दोनों तरीके से एटॉमिक हाइड्रोजन निकाला जा सकता है। अब अगर आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपके पास जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, इसको उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए जितनी उसकी बॉन्ड एनर्जी थी। आपको वो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी देने के लिए इतना हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है, तो आपको तब जाके एक आपका एटॉमिक हाइड्रोजन मिलता है। और इसी के बरक्स अगर आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल डिसोसिएशन करना चाह रहे हैं, तो आपको अंडर रिड्यूस प्रेशर, ये आपका 1 मिलीमीटर टू 0.1 मिलीमीटर प्रेशर आपका बहुत रिड्यूस होता है, बहुत कम होता है। इतने रिड्यूस प्रेशर में आपको इसको निकालना पड़ेगा, इसकी आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म से एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब हमने ये तो सीख लिया कि आपके पास एटॉमिक हाइड्रोजन किस तरह से निकाला जा सकता है, किस तरह से बनाया जा सकता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। कि जो एटॉमिक हाइड्रोजन हमें मिला है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। तो जिस तरीके से मैंने पहले डिस्कस किया, एटॉमिक हाइड्रोजन इज़ मोर रिएक्टिव देन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, ये फ़ौरन से रिएक्ट करता है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि आपके पास मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को अगर रिएक्ट करवाना है, तो उसको उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी जितनी उसकी बॉन्ड एनर्जी थी, ताकि आपके पास ये जो एटॉमिक हाइड्रोजन और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में फ़र्क है वो समझ आए कि अगर आप मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए,
तो आपके पास बॉन्ड ब्रेक होंगे और फिर वो जाके रिएक्ट करेगा। ऐसे रिएक्शन जिसमें इस बॉन्ड एनर्जी से लेस एनर्जी मिल रही है तो आपके पास रिएक्शन प्लेस ही नहीं करेगा, या अगर रिएक्शन होगा भी तो स्पॉन्टेनियसली नहीं होगा, जल्दी नहीं होगा, बहुत टाइम लगाएगा। लेकिन एज कम्पेयर टू एटॉमिक हाइड्रोजन, अगर हम एटॉमिक हाइड्रोजन के रिएक्शंस देखें तो क्योंकि इनको बॉन्ड एनर्जी जितनी एनर्जी नहीं चाहिए, इनके पास एनर्जी ऑलरेडी मौजूद है, तो यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, फ़ौरन से रिएक्ट करेंगे एट ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर्स। जो भी इनके करीब आपका एलिमेंट होगा ये फ़ौरन से उसके साथ रिएक्ट कर लेंगे। तो जब भी आपके पास एटॉमिक हाइड्रोजन बनेगा और अगर आप उस वक्त फ़ौरन से कोई दूसरा एलिमेंट साथ ना रखें, तो ये अपने दूसरे एटॉमिक हाइड्रोजन के साथ ही मिलके फ़ौरन दोबारा से मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बना लेगा। अदरवाइज़ हमें डिफरेंट एलिमेंट्स साथ में देने पड़ते हैं। अगर हम नहीं देंगे तो आपके पास रिएक्शन ये आपस में ही कर लेंगे और दोबारा से मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बना के देंगे। ये जो आपके रिएक्शन है ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स भी जाते हैं और कुछ आपके ऐसे हैं जो बिलो रूम टेम्परेचर भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ आपको रिएक्शंस बना के दिखाए हुए हैं कि ये सारे रिएक्शंस ऐसे रिएक्शन हैं जो जिसमें कोई एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड, सिर्फ आप एलिमेंट को एटॉमिक हाइड्रोजन के पास रखें, ये आपके फ़ौरन से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना के देंगे। अब इनके यूजेस को थोड़ा डिस्कस करते हैं। आपके पास एटॉमिक हाइड्रोजन जो कि ज़्यादातर आपके हाइड्रोजन टॉर्च के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जितने भी आप वेल्डर्स के पास देखेंगे उनके पास एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च लाजमी होती है। उसमें टेम्परेचर आपके पास 4000 से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक अचीवेबल होता है। ये ज़्यादातर वेल्डिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, चाहे वो एल्युमिनियम एलॉयज़ हों, हाई क्रोमियम या निकल स्टील्स हों, उन सब की आपकी वेल्डिंग पर्पज़ के लिए आप अपने एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च को इस्तेमाल करते हैं। अब इसका मैकेनिज्म यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि आपके पास जो हाइड्रोजन का एक जेट आता है, यानी कि आपके हाइड्रोजन को इतनी स्पीड से पास करवाया जाता है थ्रू एन इलेक्ट्रिक आर्क। उस इलेक्ट्रिक आर्क में जो आपके पास टंगस्टन रॉड है उसके दरमियान से हाइड्रोजन के जेट को गुजारा जाता है, यानी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को गुजारा जाता है। तो इस पूरे फिनोमेना में आपके पास जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ये कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन एटम में, और जब आपका एक दफ़ा एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो ये दोबारा रिकम्बाइन होगा। ज़ाहिर है उस वक्त आपने कोई दूसरा एलिमेंट तो दिया नहीं, साथ में दूसरा एटॉमिक हाइड्रोजन ही है, तो दोनों एटॉमिक हाइड्रोजन मिल के कंबाइन दोबारा होंगे और उस पूरे फिनोमेना में जो आपको टेम्परेचर अचीव होगा दैट विल बी अराउंड 4000 टू 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रहे ये जो टेम्परेचर, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, इट इज़ नॉट बाय बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन बट इट इज़ सिंपली बाय रिकम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। यहाँ पर आपके एटम्स हाइड्रोजन के मिल के जो एनर्जी निकाल रहे हैं वो टेम्परेचर की फॉर्म में इतना मिल रहा है, ना कि ये आपस में बर्न हो रहे हैं। तो उसकी इक्वेशन अभी हमने पीछे भी डिस्कस की है कि दो एटॉमिक हाइड्रोजन मिलकर आपको मॉलिक्यूल बना के देंगे और साथ में इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेंगे। अब इस पैराग्राफ में नीचे यही सारी बातें लिखी हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ कि आपके पास जो एटॉमिक हाइड्रोजन है ये जब आपके पास प्रिपेयर हो रहा होता है तो इसको चाहे एटॉमिक हाइड्रोजन बोलें या नेसेंट हाइड्रोजन बोलें, दोनों एक ही हैं। और जब भी आपके पास ये एटॉमिक हाइड्रोजन की फॉर्म में होगा ये फ़ौरन से किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके रिएक्शन कंप्लीट करेगा। अदरवाइज अगर वहाँ कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो ये किसी और के साथ मिलने के बजाय अपने ही दूसरे एटॉमिक हाइड्रोजन के साथ मिलेगा और आपको मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बना के देगा। और इसी वजह से आपका जो नेसेंट हाइड्रोजन है इट इज़ मोर रिएक्टिव देन ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। तो ये आपका पूरा टॉपिक था एटॉमिक या नेसेंट हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन से रिलेटेड हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन हमारे पास जब भी किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा तो आपके पास कंपाउंड बना के देगा कोई ना कोई। उस कंपाउंड को हम बाइनरी कंपाउंड कहते हैं या उनको हम जर्नली हाइड्राइड्स कहते हैं। तो आपके पास यहाँ पे जो हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा किसी भी एलिमेंट से तो उसका हाइड्राइड बना के देगा ज़्यादातर। तो यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन के वो बाइनरी कंपाउंड्स डिस्कस किए गए हैं इस टॉपिक के अंदर। आपके जितने भी एलिमेंट्स चाहे वो मेटल्स हों नॉन मेटल्स हों सिवाय जीरो ग्रुप एलिमेंट्स के, क्योंकि आपको पता है ग्रुप जीरो एलिमेंट के या आपके पास ग्रुप 8A एलिमेंट दोनों एक ही हैं। वो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे आपके नोबल गैसेज हैं और नोबल गैसेज इंतहाई स्टेबल हैं, वो रिएक्ट आराम से नहीं करती। तो यहाँ पर आपके पास हाइड्राइड जितने भी हैं इनके वेरीड स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ हैं, मुख्तलिफ हैं सबसे। आपके पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगे और इस वजह से आपके पास जो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड दीज डिवीजन आर ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पर इस टॉपिक में आपके पास हाइड्राइड्स के 6 पोर्शन यहाँ पर डिस्कस किए हैं, जिसमें से पहला आयनिक जिसको सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स भी कहते हैं, दूसरा कोवलेंट, फिर कॉम्प्लेक्स, मेटालिक, पॉलीमेरिक और बॉर्डरलाइन हाइड्राइड्स। ये टोटल 6 मेजर पोर्शंस में 6 मेजर ग्रुप्स में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। तो पहला हम डिस्कस करते हैं आयनिक हाइड्राइड्स।
आयनिक हाइड्राइड्स आपके पास वो हाइड्राइड्स हैं जिसमें आपके पास रिएक्शन हो रहा है ग्रुप 1A के एलिमेंट्स और ग्रुप 2A के एलिमेंट्स एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। तो जब भी अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो वो आपको आयनिक हाइड्राइड बना के देगा। अब इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, आपके पास जो मेटल एटम है वो आपका पॉजिटिव आयन बना के देगा बाय लूजिंग इट्स 1 इलेक्ट्रॉन, या जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उसके वैलेंस शेल में वो लूज करेगा, और आपका जो हाइड्रोजन है वो नेगेटिव आयन बनेगा बाय गेनिंग दैट इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपका अगर अल्कली मेटल्स है या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं तो वो आपके इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और हाइड्रोजन आपके पास वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इस तरीके से आपके पास जो रिएक्शन होगा, इस तरीके से जो यहाँ पर बॉन्ड बनेगा वो ज़्यादातर आयनिक बॉन्ड बनता है और ये दोनों ही अपने आउटर मोस्ट शेल्स कंप्लीट कर लेते हैं। अब अगर ग्रुप 1A के एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो उसका जर्नल फार्मूला कुछ इस तरीके से होगा। मेटल आपके पास जितने भी ग्रुप 1A के एलिमेंट्स के हैं वो एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देते हैं, अपना निकाल देते हैं। इसी तरीके से अगर ग्रुप 2A एलिमेंट्स हैं तो आपके पास यहाँ पर उनका जर्नल फार्मूला कुछ इस तरीके से होगा। आपके पास वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल के अंदर, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स देंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन को, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन को। तो ये पूरा मैकेनिज्म था और ऐसे हाइड्राइड्स को आप कॉमनली कहते हैं आयनिक हाइड्राइड्स। इनके पास सॉल्ट लाइक करेक्टर पोजेस होता है, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सॉल्ट की तरह होती हैं, इसलिए इनको सॉल्ट लाइक या सलाइन हाइड्राइड्स भी कहा जाता है। कुछ एग्जांपल यहाँ पर रिएक्शन के तौर पे दी हुई हैं कि आपके पास अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ अगर ये रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगा तो क्या आपके पास रिएक्शन आएगा। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं सोडियम और कैल्शियम को देखूँ तो ये रिएक्ट करके आपको सोडियम हाइड्राइड और कैल्शियम हाइड्राइड बना के देंगे। तो ये जर्नल प्रिपरेशन के ऊपर हमने बात कर ली। अब हम बात करें इनकी प्रॉपर्टीज़ पे। आपके पास ये ज़्यादा कलरलेस नॉन वोलेटाइल सॉल्ट्स हैं। नॉन वोलेटाइल का मतलब जो आसानी से अपनी स्टेट चेंज नहीं करते, यानी कि इनकी स्टेट सॉलिड है तो सॉलिड ही रहेगी, लिक्विड या गैस में कन्वर्ट नहीं होगी, अगर चाहे आप इनको टेम्परेचर भी थोड़ा बहुत प्रोवाइड करें तो दीज आर कलरलेस नॉन वोलेटाइल सॉल्ट। ये आपके पास सॉल्ट लाइक सॉलिड्स हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है, ये आपके काफ़ी हद तक स्टेबल हैं टूवर्ड्स हीट। यानी आप यहाँ पर देखें 200 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर अगर दिया जा रहा है तब भी ये आपको रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्राइड बना के दे रहे हैं। ये हीट रेजिस्टेंट होते हैं, काफ़ी हद तक ये स्टेबल होते हैं हीट पे। ये आयनिक हाइड्राइड्स स्टेबिलिटी इनकी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे आपके अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपका एलिमेंट बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। इसके अलावा ये इनसॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर, लेकिन ये वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं और वाटर के साथ ये रिएक्ट करके आपको हाइड्रोजन प्रोड्यूस करके देते हैं। और मज़ीद आपके पास ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस करके देते हैं जब भी आप एसिड या अल्कोहल में इनको रिएक्ट करवाएंगे। जैसे कि यहाँ पे वाटर या आपका एसिड या अल्कोहल जब भी रिएक्ट करेंगे तो आपको प्रोडक्ट में हाइड्रोजन लाजमी मिलेगा। तो यहाँ पर आयनिक हाइड्राइड जितने भी हैं इनके साथ अगर रिएक्शन देखें तो जो ग्रुप आपका ए है 1A एलिमेंट्स का, जैसे कि अल्कली मेटल्स, वो बहुत ज़्यादा विगरस कहते हैं, जंगलियों की तरह रिएक्ट करेंगे, बहुत फास्टली रिएक्ट करेंगे, एक्टिवली रिएक्ट करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की तो उनके दरमियान का रिएक्शन मॉडरेट होगा और हमेशा हमारी कोशिश होती है कि हम मॉडरेट रिएक्शन को ऑब्जर्व करें या उसको अपने यूज़ में लेके आएँ। तो इसी वजह से जनरली आपके पास कैल्शियम हाइड्राइड यूज़ किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि ये रिएक्शन मॉडरेट है और आपका मॉडरेट रिएक्शन जब भी होगा उसको कंट्रोल करना आसान है। मज़ीद आपको यहाँ पे बताया हुआ है दे आर यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जिकल प्रोसेसेस एंड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स फॉर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो रिड्यूसिंग एजेंट और डिहाइड्रेटिंग एजेंट ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, सब फर्स्ट ईयर में आपने सीखे थे। अगर नहीं है तो पहले फर्स्ट ईयर में चैप्टर 7 में ये कॉन्सेप्ट है, जाके एक दफ़ा क्विक रिव्यू दें। अदरवाइज मैं इसको आगे जब ये टॉपिक आएगा डिटेल में हम इसको स्टडी कर लेंगे। तो हमारे पास अब नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कोवलेंट हाइड्राइड। आपके पास बाइनरी कंपाउंड्स का नेक्स्ट पोर्शन अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोवलेंट हाइड्राइड्स का। जिस तरीके से आपने आयनिक हाइड्राइड्स पढ़ा उसी तरीके से कोवलेंट हाइड्राइड्स है, बस फ़र्क ये है कि वहाँ पर आपके ग्रुप 1 और 2A के एलिमेंट्स से, यहाँ पे आपके पास ग्रुप 3A से लेके ग्रुप 7A के एलिमेंट्स के दरमियान जब भी हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा आपके पास बाइनरी कंपाउंड बनाएगा, तो ऐसे बाइनरी कंपाउंड्स को आप कहेंगे कोवलेंट हाइड्राइड्स। अब आयनिक हाइड्राइड में हमारे पास आयनिक बॉन्ड बन रहा था, कोवलेंट हाइड्राइड में हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नॉट कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जहाँ पर आपके शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बनेगा वहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड होगा
और ऐसे आपके कंपाउंड्स को हम कहते हैं कोवलेंट हाइड्राइड्स। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं, जैसे कि आपके पास डायरेक्टली और इनडायरेक्ट मेथड से आपके पास यहाँ पर रिएक्शन होगा। जैसे कि आपके पास ये कंबाइन करके आपको HCl बना के दे रहा है, इट इज़ अ कोवलेंट हाइड्राइड। इसी तरीके से वाटर है, H2S है, ये जो आपके प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं ये सारे के सारे आपके पास कोवलेंट हाइड्राइड मिल रहे हैं। और यहाँ पर तमाम एलिमेंट्स आपके पास डिफरेंट ग्रुप से मौजूद हैं, डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, और ये तमाम एलिमेंट्स ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 7A एलिमेंट्स तक के हैं। तो ये तो बात हो गई इनकी प्रिपरेशन पे। अब चलते हैं इनके प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो ये सारे कलरलेस गैसेस हैं ज़्यादातर और वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं। वॉलेटाइल का मतलब ये फ़ौरन से स्टेट चेंज कर लेंगे जैसे इनको कोई ना कोई डिफरेंट स्टेट मिलेगी, यानी कि आपने इनका ज़रा सा टेम्परेचर बढ़ाया तो ये फ़ौरन से लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये तमाम वॉलेटाइल लिक्विड्स, इनके पास लो बॉइलिंग पॉइंट होता है एक्सेप्ट वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वजह उसकी ये है कि पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स है, यानी कि इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस हैं, पोल्स बने हुए, पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। और इसके अलावा इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दैट इज़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इस वजह से सिर्फ वाहिद वाटर है जो कि एक वॉलेटाइल लिक्विड नहीं है, इसका आपका बॉइलिंग पॉइंट अच्छा खासा होता है। मज़ीद यहाँ पे आपको कैटेगरीज बना के दिए हैं कि हाइड्राइड्स जो कि 3A और 4A के एलिमेंट्स हैं वो आपके पास न्यूट्रल बनाते हैं। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 5A बेसिक बनाते हैं हाइड्राइड्स, और आपके पास हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 6A एंड 7A आर जनरली एसिडिक। तो ये आपके पास न्यूट्रल, बेसिक और एसिडिक हाइड्राइड्स के फॉर्म में भी आते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीज होती है फ्रॉम ग्रुप 6A टू ग्रुप 7A, और ये आपके पास फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है, यानी 6A या 7A के आप एलिमेंट्स लें, फ्रॉम टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप जाएंगे, आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो ये आपके पास था कोवलेंट हाइड्राइड्स। अब चलते हैं कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स की तरफ। कॉम्प्लेक्स वर्ड से वाजे है कि आपके पास यहाँ पर सिंपल काम नहीं हो रहा, यहाँ पे मुश्किल काम हो रहा है, कॉम्प्लेक्स काम हो रहा है। तो जिस तरीके से ग्रुप 3A के एलिमेंट्स हैं आपके पास, ये स्टेबल बाइनरी कंपाउंड्स नहीं बनाते एक्सेप्ट बोरॉन। बाकी जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं वो स्टेबल आपके कंपाउंड्स नहीं बनाता, लेकिन अपने आप को ये हाइड्राइड स्टेबल करने के लिए काम ये करते हैं कि अल्कली मेटल के साथ जो हाइड्राइड बनते हैं इसके साथ ये अपने आप को मर्ज कर देते हैं टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स नेचर। और ये आपके पास 3 टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स अपने अंदर लेके आ जाते हैं। अब ज़ाहिर है जब आपके पास 3 डिफरेंट टाइप के केमिकल बॉन्ड्स होंगे तो आपके जो नेचर होगी आपके कंपाउंड्स की थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी, और इस तरह के कंपाउंड्स को हम कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स कहते हैं। इनका जनरल फार्मूला AbH4 की तरह होता है। वजह उसकी ये है कि ए आपके पास वो आपका एलिमेंट जो यूनिवैलेंट मेटल है, जैसे कि आपका ग्रुप 1A के एलिमेंट्स, और बी आपके पास ट्राईवैलेंट पॉजिटिव आयंस हैं, जैसे कि आपके ग्रुप 3A के एलिमेंट्स। तो आपके पास एग्जांपल के तौर पे लिथियम हाइड्राइड और एल्युमिनियम हाइड्राइड मिलके लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बना के देंगे। यहाँ पे आपकी वैलेंसी इस तरीके से सेटिस्फाई हो रही है। और इस सब को करने की सिर्फ एक छोटी सी वजह ये थी कि आपके पास ये जो एलिमेंट है, ये जो कंपाउंड है, ये आपका अनस्टेबल है। टू अचीव द स्टेबिलिटी आपको ये मर्ज करना पड़ेगा ग्रुप 1A के हाइड्राइड्स के साथ। ये आपके एलिमेंट्स सॉल्ट लाइक ही होते हैं, ये वाइट सॉलिड्स होते हैं, ज़्यादातर स्टेबल होते हैं अप टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपके सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, और ये आपके आयनाइज हो जाते हैं टू गिव लिथियम आयन, और आपके पास ये नेगेटिव आयन एल्युमिनियम हाइड्राइड का अलग से। और बाद में ये जो आपका एल्युमिनियम हाइड्राइड है ये इमीडिएटली रिएक्ट करवाते हैं अगर इसको वाटर के साथ, तो हमें हाइड्रोजन प्रोड्यूस होकर मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो एंड में आपको हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। इसी तरीके से अब चलते हैं नेक्स्ट अपने ग्रुप की तरफ, मेटालिक हाइड्राइड्स के ऊपर। मेटालिक हाइड्राइड्स बेसिकली ट्रांजिशन मेटल्स से बन के मिलते हैं, यानी कि आपने जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनके साथ हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास एक नया कंपाउंड जो आएगा वो कहलाएगा मेटालिक हाइड्राइड। अब इसकी जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये आपके पास मेटालिक हाइड्राइड्स थोड़े से मुख्तलिफ बनते हैं, क्योंकि जितने भी आपके पास मेटल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैं, इनका साइज बहुत बड़ा होता है। एलिमेंट्स आपको पता है आपके पास सेम एटम्स मिलके एक बड़ा स्ट्रक्चर बना के देते हैं, तो उसको आप एलिमेंट कहते हैं, यानी कि बहुत सारे एटम्स मिलके एक आपको एलिमेंट बना के देते हैं। उसी तरीके से जैसे आपके पास बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स मिलके एक कंपाउंड बना के देते हैं, तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट है, आपके पास बहुत सारे ट्रांजिशन मेटल्स के एटम मिलके एक एलिमेंट बना के देंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट का, ट्रांजिशन मेटल का। तो आपके पास उधर जो स्पेसेस होंगी, खाली जगहें होंगी, वहाँ पर ये हाइड्रोजन जाके अकोमोडेट होता है।
अब ये जो हाइड्राइड है इट फॉर्म्स बाय द इंटरमीडिएट कंपोजिशन बाय पेनिट्रेटिंग द क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। अब ये जो आपके पास मेटल्स हैं उनका जो भी क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर है उसमें इतनी जगह होती है कि आपका हाइड्रोजन जो कि बहुत ही छोटा सा एटम है ये वहाँ जाके पेनिट्रेट कर देता है। और जो प्रॉपर्टीज़ हैं इन हाइड्राइड्स की ज़्यादातर ये आपके पास प्योर मेटल की प्रॉपर्टीज़ को ही रिजेंबल कर रहा होता है, इसकी अपनी कोई बीच में नई प्रॉपर्टी नहीं आ रही होती। इस वजह से आपके पास ये मेटालिक हाइड्राइड्स कहलाते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर हैं प्योर मेटल्स के अकॉर्डिंगली। अब ये जो आपके पास मेटालिक हाइड्राइड्स हैं इसमें हाइड्रोजन ऑक्यूपाई करता है इंटरस्टिशियल स्पेसेस। ये वो स्पेसेस हैं जो कि एम्प्टी स्पेसेस हैं बिटवीन एटम्स। तो एटम के अंदर जो एम्प्टी स्पेसेस हैं उनको इंटरस्टिशियल स्पेसेस भी कहते हैं, वहाँ पर ये हाइड्रोजन जाके ऑक्यूपाई होता है। और इस तरह के हाइड्राइड को एक और नाम आप देते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। और आपके ये जो हाइड्राइड्स हैं जैसे ही आप इसको हीट करते हैं तो ये हाइड्रोजन रिलीज करता है इन एटॉमिक स्टेट। इसी वजह से आपके ट्रांजिशन मेटल्स ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं एज अ कैटलिस्ट, जैसे कि प्लेटिनियम, निकल वगैरह। ये आपके यूज़ किए जाते हैं एज अ कैटलिस्ट इन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस वो रिएक्शन होते हैं जिसमें आपको हाइड्रोजन प्रोड्यूस करके देना होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपके मेटालिक हाइड्राइड्स के अंदर हाइड्रोजन एम्बेडेड हो जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है, और आप इसको एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं ताकि ये आपका एटॉमिक फॉर्म में हाइड्रोजन ईजिली प्रोवाइड कर दे। नेक्स्ट ग्रुप के ऊपर बात करते हैं, दैट इज पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स आपके पास वो हाइड्राइड्स जैसे कि अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि ग्रुप 2A के एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, ये आपके हाइड्राइड फॉर्म करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉलीमराइजेशन, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी ऐसी है कि ये आपके पास पॉलीमर की तरह बिहेव कर सकते हैं। आपके पास लार्ज नंबर ऑफ बेरिलियम हाइड्राइड एंड मैग्नीशियम हाइड्राइड मॉलिक्यूल्स जो हैं ये आपके पॉलीमराइज हो जाते हैं, और इस वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से, इस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से हम इनको पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स भी कहते हैं। तो पॉलीमर आपने कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है, आपको पता है पॉलीमर का मतलब आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बना के अगर दे रहे हैं तो ऐसे प्रोसेस को, ऐसे फिनोमेना को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पे आपके पास बेरिलियम के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, आपके पास दूसरा बेरिलियम हाइड्राइड है, उसके ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू मॉलिक्यूल को कंपैक्ट किए हुए, कंबाइन किए हुए। तो इसी तरीके से ये छोटे छोटे आपके मॉलिक्यूल्स मिलके, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब मिलके आपका एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो इस प्रोसेस को आप कहते हैं पॉलीमराइजेशन, और ऐसे हाइड्राइड्स को आप कहते हैं पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, दीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन आयनिक हाइड्राइड्स एंड कोवलेंट हाइड्राइड्स। तो ये आपका पोर्शन था पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स का। लास्ट आपके पास है बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स। बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स का आपके इस किताब में इतना डिटेल में स्टडी नहीं है, तो हम यहाँ पर उसको बस इतना से ही डिस्कस करेंगे। बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स वो हाइड्राइड्स हैं जो कि आपके ग्रुप 1B और 2B और कुछ आपके मेटल्स फ्रॉम ग्रुप 3A जैसे कि इंडियम और थैलियम वगैरह हो गए, इनके साथ मिलके हाइड्राइड्स बनाते हैं। तो ऐसे हाइड्राइड्स को आप बॉर्डर लाइन हाइड्राइड कहते हैं। और इन हाइड्राइड की जो प्रॉपर्टीज हैं दैट आर इंटरमीडिएट बिटवीन मेटालिक हाइड्राइड्स एंड कोवलेंट हाइड्राइड्स। तो बस आपकी किताब में इतना ही जिक्र किया है, हम इसको डिटेल में स्टडी और नहीं कर रहे, यहाँ तक काफ़ी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन जो है बेसिकली सबसे पहले आइसोटोप ऑफ एलिमेंट डिस्कवर किया था आपके जे थॉमसन ने 1912 से 1913 के दरमियान। उस वक्त वो काम कर रहे थे आपके प्रॉपर्टीज ऑफ नियॉन के ऊपर, तो वहाँ पे उनको आइसोटोप्स के बारे में पता चला। उन्होंने कहा, आइसोटोप को इस तरह से डिफाइन किया कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। यानी कि अगर आपके पास डिफरेंट एटॉमिक मासेस आ रहे हैं सेम एलिमेंट के, लेकिन उनका एटॉमिक नंबर भी सेम ही आ रहा है, तो ऐसे एटम्स को आप कहते हैं आइसोटोप्स। इसकी एक और डेफिनेशन हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आपके पास ऐसे एटम्स जिनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, लेकिन आपके पास न्यूट्रॉन के नंबर सेम ना हो अपने दूसरे एटम के मुकाबले। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कार्बन है, उसके पास 6 न्यूट्रॉन है, दूसरा कार्बन है, उसके पास 7 न्यूट्रॉन है, लेकिन दोनों के नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल सेम आ रहे हैं, तो ऐसे एलिमेंट्स को आप कहते हैं आइसोटोप्स। और ज़्यादातर आपके पास जो एलिमेंट्स दुनिया में पाए जाते हैं, नेचर में पाए जाते हैं, दीज आर मिक्सचर ऑफ सेवरल आइसोटोप्स। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन को हमने स्पेसिफिक नेम दे दिए, जैसे कि यहाँ पर आपसे डिस्कस किए हैं प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम, लेकिन बाकी एलिमेंट्स के स्पेसिफिक नेम हमने नहीं दिए। तो क्योंकि हमारा टॉपिक है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन का, तो हम अब हाइड्रोजन के टॉपिक को ही डिस्कस कर रहे हैं, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली आपके पास 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है, पहला प्रोटियम, ड्यूट्रियम और तीसरा ट्रीटियम।
प्रोटियम आपको पता है आपका जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है इसको आप प्रोटियम कहते हैं। इसके पास 1 एटॉमिक नंबर है और 1 एटॉमिक मास है। इसके पास एक प्रोटॉन है आपके न्यूक्लियस के अंदर और एक ही इलेक्ट्रॉन है आपके फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर, 1s ऑर्बिट के अंदर या फर्स्ट शेल के अंदर। इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों 1 है। नेचुरली ये आपके पास अकरिंग हाइड्रोजन जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है ये आपके पास बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अबाउट 99.98% आपका प्रोटियम पाया जाता है दुनिया के अंदर। तो ये थी आपके प्रोटियम के बारे में बात। अब बात कर रहे हैं ड्यूट्रियम के ऊपर। ड्यूट्रियम आपके पास कहलाता है हैवी हाइड्रोजन। ऑल्दो ये हैवीएस्ट नहीं है क्योंकि आपके पास ट्रीटियम इससे ज़्यादा हैवी है, तो ये आपके पास आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है जिसमें आपके पास इसको हैवी हाइड्रोजन का नाम दिया गया है। ये ज़्यादातर आपके पास जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वहाँ पे एज अ मॉडरेटर काम करता है। आपके पास ट्रीटियम इससे ज़्यादा हैवियर है ड्यूट्रियम से, लेकिन फिर भी इसका नाम हमने हैवी हाइड्रोजन दिया क्योंकि अर्थ में ज़्यादा क्वांटिटी में एज़ कम्पेयर टू ट्रीटियम ड्यूट्रियम पाया जाता है। आपके ड्यूट्रियम में उसी तरीके से 1 प्रोटॉन है, लेकिन अब 1 न्यूट्रॉन आ जाता है न्यूक्लियस के अंदर और 1 इलेक्ट्रॉन ही आपके पास मौजूद है 1s ऑर्बिट के अंदर। तो यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन अब न्यूट्रॉन एक इजाफी आ गया। इसका एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 2 होता है। ये आपके पास अर्थ के अंदर बहुत कम क्वांटिटी में पाया जाता है, अबाउट 0.0156%। और इसका रेशो अगर निकालें तो 15,000 में से एक आपके पास ड्यूट्रियम होगा। तो 15,000 अगर हाइड्रोजन मेरे पास एटम्स हैं तो उसमें से एक एटम मुझे ड्यूट्रियम का मिलेगा। इतनी कम क्वांटिटी इसकी यहाँ अर्थ में पाई जाती है। और तीसरा आपके पास है ट्रीटियम। ट्रीटियम आपके पास टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ड्यूट्रियम जिस तरीके से डी और प्रोटियम पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें आपके पास एक प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर और आपका एक इलेक्ट्रॉन है 1s ऑर्बिट के अंदर। उसी तरीके से इसका एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन एटॉमिक मास इसका 3 है। ये आपके पास इंतहाई कम मिकदार में दुनिया के अंदर नेचुरली पाया जाता है और इसके अबाउट 4 × 10 के बाद -15% एक्सटेंशन है, यानी आपको बहुत ही कम क्वांटिटी में ही मिलेगा। और ये जो आपका ट्रीटियम है इट इज़ द रेडियो एक्टिव फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। इसकी हाफ लाइफ भी 12.5 ईयर्स है, इसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। और ज़्यादातर आपके पास सन के अंदर जो रिएक्शन हो रहे हैं वो इस ट्रीटियम की वजह से हो रहे हैं। आपके पास जो सूरज है उसके अंदर ये आपका हाइड्रोजन का 3rd यानी कि ट्रीटियम आइसोटोप मौजूद है, जो कि वहाँ पे क्योंकि रेडियो एक्टिव है रिएक्शन कर रहा है। और आपका सूरज जब आपका हाइड्रोजन जब तक है तब तक वो रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा। तो ये आपका पूरा चैप्टर था, ये आपकी पूरी थ्योरी थी जो हमने आज डिस्कस की है। उम्मीद है यहाँ तक का काम जितना भी मैंने आपसे जिक्र किया काफ़ी डिटेल में कोशिश की थी कि आपसे डिस्कस कर लूँ, आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आए उस टॉपिक को दोबारा आप बैक करके देखें और साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएं। अगर फिर भी उसके बाद भी कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोशिश थी कि आपको आज पूरा ये चैप्टर डिटेल में डिस्कस कर लूँ। आपने ये पहले भी पढ़ा हुआ है 9th मैट्रिक क्लास में, लेकिन यहाँ पर हमने आज इसको और डिटेल में डिस्कस कर लिया। उम्मीद है यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।